तो आप सब लोगों का जिन्होंने एक शानदार रैली का इनेकाद किया। बेसिकली बात की अरजी के हम पीटीआई के वर्कर हैं और इमरान खान के नज़रिए पर काम करते हैं। हमारा हर कदम जो है ना वो तरीके इंसाफ के लिए है और जो रैली निकली बेसिकली वो भी तरीके इंसाफ ही की थी। और मैं लोगों का बड़ा मशकूर और मामनून हूँ कि जिन्होंने उस रैली में शिरकत करके ना कि पार्टी को प्रमोट किया बल्कि मेरी भी इज्जत अफजाई की। अब यहाँ पे एक सवाल है जो अक्सर मुझे सुनने में मिला है कि राजा अब्दुल अजीज साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि वो किसी को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। अच्छा, तो रैली के बाद मैंने जो लोगों का जोश और खरोश देखा या इंतहाई शानदार था। फिर जब मैं बीच में लग गया तो चिरा चिरा लोगों से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है और वो चाहते हैं कि हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। तो सबसे पहले मैं इस बात को नील इन्वाइट करूंगा कि मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल 100% इलेक्शन लड़ूंगा। और ये बेसिकली यही मकसद था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सब हजरात के सामने ये मैं कह दूँ कि मैं कोई कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मेरी पूरी अगर मुझे पार्टी ने समझा कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हूँ, या फिर इस तरह के अगर मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो हम उसके लिए भी जगह छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। उसके अलावा ये प्रोपेगेंडा उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा कि वो सिर्फ किसी को इलेक्शन लड़ाने के लिए आया है। था शुरू में, लेकिन अब वो बात नहीं है, चूँकि लोगों का जो देखा ना मैंने रुझान और लोग यकीनन चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा, अलका बस्ती बाकी यहाँ पे मैं तामीर तरक्की के हवाले से बात करूँगा थोड़ी सी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं और हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब आप किसी भी इन्वेस्टर को जब आप कश्मीर के अंदर लाएंगे तो सबसे पहले वो उसको सड़कें चाहिए होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए होती है, तब इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टर इसलिए नहीं करता कि वो किसी इलाके को फैसिलिटेट करेगा, बल्कि वो अपना भी उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन सूरत हाल यहाँ की ये है कि बिल्कुल हालात ख़राब है, रोडों पे चलना मुश्किल है, पैदल चलना तो गाड़ी में तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो तामीर तरक्की के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि इससे पहले जितने भी काम हुए हैं वो बहुत नाक़िस है। और मैं यकीनन किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्ताक मियां साहब के हवाले से इतना कहूँगा कि 5 साल के दौर में 4 साल तो उन्होंने इस्लामाबाद में गुजार दिए, तो जो बाकी 1 साल बचा था तो आके वो कोई लाख लाख रुपए की स्कीमें दे रहे हैं, गालिबन वो शायद अपने वर्कर को नवाज रहे हैं या कुछ इस तरह की बात है। असल में दयानतदारी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अल्लाह जब आपको किसी मनसब में रखते छोड़ता है ना तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिसमें ये आपकी पहली जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। वरना तो ये है ना कि मसलन अगर आप बिजनेस के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सियासत अगर सही तरीके से की जाए तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। मैं ये यकीनन पूरी दावे से कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको जब किसी मकसद में बैठाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर आप हल्का नहीं छोड़ सकते, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों की फलाह महफूज के काम करते हैं। दफा करिए तो फिर ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि उनको रोकें, ना कि स्पोर्ट्स को रोकें। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम इस वजह से खेले बंद कर दें कि यहाँ पे मनशियात है। अब पुलिस की और इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पे उन लोगों को पीछा करें और उनको जड़ों से उखाड़ के फेंकें, क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए, हमारे नौजवानों के लिए नासूर है। जो हमारा जो करप्ट माफिया है इसके ऊपर भी ये ज़रूरी है कि इनकी भी रोकथाम होनी बड़ी ज़रूरी है। माशरे के तौर पर अगर हम लोग इन लोगों की निशानदेही नहीं करेंगे या इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे एज ए जनरल पब्लिक, तो फिर उनके सीने बड़े हो जाते हैं, दिल बड़े हो जाते हैं, वो फिर और बढ़ कर खिलते हैं। लिहाजा एज ए सिविल सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आवाज़ को हमेशा उठाते रहें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये मैराथन है। जहाँ भी आप बुराई देखें उसके खिलाफ खड़े हो। अच्छा, और इसके अलावा टूरिज़्म की तो मैंने बात की, लेकिन खेलों के हवाले से ये है कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी में कभी मौका दिया तो खेलों के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी, अपने नौजवानों को उभरा जाएगा और प्ले ग्राउंड मुहैया किए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए जगह भी दी जाएंगी और इंशाल्लाह ये काम बड़े ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो इस पर काम करेंगे।
تو میرے خیال میں کافی میرے خیال میں کسی کا کوئی سوال ہو؟ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اب میں عوامی جگہوں کے پیش نظر جو ہے عوام چاہتے ہیں میں الیکشن میں حصہ لوں گا، اب عزیز کی حیثیت سے کیا خیال ہے کہ یہ اجازت ہوگی آپ کے الیکشن میں؟ ہاں جی دیکھیں جی ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، ہم گو کے ڈیول نیشنل ہیں، لیکن آج آزاد کشمیر کے اندر اس چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں لڑ سکتے جی۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی کے سلسلے میں آ رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی یہ مہم شروع ہے اس کے بہت سے قائدین اپنی اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ سینئر بھی ہیں، اچھے ورکر بھی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لاتے ہیں، تو آپ ساری کا قیادت مل کے ایک ہی مرتبہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے اور اس لیے کوئی ایک ایسا ایجنڈا کیوں نہیں کرتے کہ سارے پریس کام پہ ہیں؟ دیکھیں جی ابھی الیکشن میں 10 مہینے پڑے ہوئے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، یہ ارتقائی عمل ہے، شروع کے دن ہے، آپ ہمیں اپنی سیاست کرنے دیں، جب 2 4 5 مہینے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے یہاں پہ بات کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا تو جو بھی ہوگا تو پارٹی کا جو منشور ہوگا اس کو جو بھی لایا عمل ہوگا اس کو مشترکہ طور پر پیش کریں گے جی۔ اچھا سر گزشتہ دنوں کچھ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا بعد میں ایک دورہ ہوا اور اس کے دورے کے دوران کچھ اختلافات کی وجہ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا راستہ روکا گیا، آپ بحیثیت پارٹی کیا اس سوال کا جواب دیں؟ دیکھیں جی بات اصل میں آپ کو ضرور چونکہ میں سچی بات ہمیشہ کوشش کرتا ہوں ہو جائے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری قائد کشمیر ہے، پی ٹی آئی کا صدر ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو کچھ اب باغ میں ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اور میں ذاتوں پر صداقت کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ پی ٹی آئی کا بڑا جینون جو ہے نا ورکر ہے، اور ماشاءاللہ بڑا پیٹریٹک ہے، بڑا اس کا لگاؤ ہے، ہم نے شروع میں اگر کام بھی کیا تو جو ہوا وہ اچھا نہیں ہے، اس کو تو شاید کوئی بھی یہاں پہ اچھا نہیں بولے گا، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ میں بارش صاحب سے بھی بات کروں تاکہ جو ہے نا تو اس معاملے کو جو نا کسی طریقے سے سلجھایا جائے، کیا جائے، اس میں کوئی وہ سیاست کرنے والی بات نہیں ہے، یہ چونکہ نظریاتی لوگ ہیں، صداقت اور بارش صاحب ہمارے لیڈر ہیں، تو میں انشاءاللہ جب کل بارش صاحب سے ملوں گا تو میں اس بارے میں ان سے ضرور بات کروں گا، اگر کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو میں ذاتی اور میری خواہش ہے کہ صداقت کو واپس لائیں۔ یوسف سر میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت آپ لوگوں نے بہت ساری یادگی کے حوالے سے بات کی، صحت کے حوالے سے بات کی، مگر آپ نے ایک ایشو ہے جو اس وقت بنی ایشو ہے مسئلہ کشمیر اور خاص کر کے گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کی، اس وقت آپ کی گورنمنٹ اس کو صوبہ بنانے کی طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں وہ بھی تھوڑا ناظرین کو بات ہے۔ دیکھیں جی میں تو ابھی تک اس وقت تک اس کو میں ایک رومر ہی سمجھوں گا، گو کہ آپ صافی حضرات کو زیادہ نالج ہے، لیکن جہاں تک گلگت بلتستان کے صوبہ بننے کا تعلق ہے تو ابھی تک باقاعدہ طور پر عمران خان نے اس کا کوئی اناؤنس نہیں کیا۔ ہم قائد پاکستان عمران خان جس کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں، جب تک اس نے واضح طور پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہم اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ جی راجد قدیر صاحب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی، لیکن نوجوانوں کے حوالے سے جو بھی بے روزگار ہیں، مارکیٹ کا ستیہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو احتساب ہے 70-72 سالوں سے آزاد کشمیر کے اندر احتساب اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ احساس کرتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ چھپ جاتے ہیں کرپشن کرنے کے بعد، تو کیا خیال ہے آپ کی جو حکومت ہے عمران خان یہ نعرہ لے کے آئے تو وہ آزاد کشمیر کے اندر احتساب کروا پائیں گے؟ خطے کا احساس ہونا ایک الگ چیز ہے اور چوری اور ڈاکے ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی خطہ احساس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ آپ چور گزاری کر دیں، لوٹنا شروع کر دیں، سیاست اور اپنے عہدے کے حساب سے آپ لوگوں کے جو حقوق حاصل کرنا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں بلکہ ہر گھر کے لیول تک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا گھر کے اندر بیٹھ کے انتظام کریں، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئے گی انشاءاللہ
یہ ہمارے ایجنڈے میں سب سے ٹاپ پہ ہوگا کہ کرپشن کا خاتمہ ہر صورت میں چاہیے. یہ کرپشن یہ وہی وجہ ہے کہ جو ہماری تعمیر و ترقی نہیں ہونے دیتی. ہمارے لوگ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکے. 70 سالوں سے وہی فرسودہ سا کام آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے لوٹ مار شروع کی ہوتی ہے. لیکن یہ میری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کرپشن کے بارے میں اس کرپشن کے خلاف انشاءاللہ میری آواز سب سے بلند ہوگی اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کام بھی میں ہی کروں گا انشاءاللہ. ایک منٹ ہے, ان کی بات تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھیں, جب کسی ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے نا تو عوامی وسائل جو عوام پہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً لوگوں کے جو نوجوانوں کے جو ہے نا اس کے روزگار بھی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم انشاءاللہ بڑی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا مواقع پیدا کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, نوجوانوں کو روزگار ملے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ کو یہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز کا تو اتنا علم نہیں ہے, لیکن پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے تو اس کا عوام کو خاطر تھا, جو خاص لوگوں کا تھا, جو اعتماد تھا کہ کیا آئے گی, مہنگائی کم کرے گی, کرپشن ختم کرے گی, تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. تو آزاد کشمیر کے لوگ کس بنیاد پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بڑا زور سوال ہے, آپ نے تو سنا ہے. سب سے پہلے ریئلٹی کی بات جو ہے کہ اپنا مجھے یہاں کا علم نہیں ہے. وجہ بات یہ ہے آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خبریں ہمارے پاس پہلے پہنچتی ہیں, آپ لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی ہیں. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو 5 سال کا مینڈیٹ لیتے ہیں اور 4 تو ہمیں ان کا بھی پتا ہے کہ ایکچولی گراؤنڈ ریلیز کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے. آج کل یہ جو ہے نا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دنیا گلوبل بھی بن چکی ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, آپ ایک علاقے کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ذرا پتہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جن سے میرا تعلق ہوتا ہے ہم ہمیشہ ان کے اپنے علاقے کی اور اپنے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. میں سر یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں بستی حلقے کی مبینہ ایک کور کمیٹی ہے تحریک انصاف کی, انہوں نے سیف اللہ نیازی صاحب سے ملاقات کی. اس میں پروفیسر عبدالجلیل صاحب تھے, کرنل ضمیر صاحب تھے, میڈم صاحبہ تھی اور بہت سارے, یہ جناب قدیر صاحب تھے, بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے 2-3 چیزوں پر جو ہے نا وہاں پر ڈسکس کیا ان کے ساتھ. ایک تو بستی حلقے کی منصوبہ بندی, دوسرا تنظیم سازی کے متعلق, کوئی نئی تنظیم سازی کے متعلق, اور آئندہ بستی حلقے کی سیٹ جو ہے وہ کس طرح نکالی جائے. اس میں کرو آپ نظر نہیں آئے, جو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آئے. تو کیا کیونکہ وہ کہتے وہ اپنے آپ کو وہ کور کمیٹی ہے ان کی, اصل جو ہے نا وہ وہی جو ہے نا وہ سیاسی لوگ ہیں. تو کیا آپ سے ان کا کوئی مشورہ تھا یا وہ جو حکمت عملی وہاں پر ڈسکس ہوئی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیونکہ 20 بغلہ سے تعلق رکھنے والے سابق مشیر خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں نے اس لیے لڑنا ہے کہ میں نے ایک سڑک نکالنی ہے 20 بغلہ سے لے کر وہ ریڈ وان تک, اور وہ میرے نقشے میں ہے, اور جب تک میں الیکشن نہیں لڑوں گا تو وہ جو ہے نا میرے منصوبے وہ مکمل نہیں آ سکتے. اس سلسلے میں آپ جو ہے نا وہ یہ جو دونوں میرے حلقے کے سوال ہیں. چلے میں صاحب کو دیتا ہوں ذرا یہ بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے اس کوشچن سے پہلے میں راجہ قدیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس کو سولو فلائٹ کے بجائے ایک پارٹی کی پریس کانفرنس کے طور پہ یہاں پہ ہم سب کو مدعو کیا. یہاں پہ مسعود مناز صاحب تشریف رکھتے ہیں اور اس طرح
चीदा चीदा गाँव से लोग आए हुए हैं और जितना खूबसूरत तरीके से राजा कदीर साहब ने बात की है, मैं ये सोचता था कि शायद मुझे, हालांकि इन्होंने ऑफ़र की थी कि आप अपना बयानिया मेरे साथ दें, लेकिन मैंने इन्हें ये कहा कि अखलाकी लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाएं और मैं उसको हाईजैक करूँ। तो इस लिहाज से मैं इनका मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ। और काबिल इसके कि अशरफ साहब के सवाल का मैं जवाब दूँ, मैं राजा कदीर साहब के बारे में इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो जज्बात हैं, उसका भी मैं इज़हार करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है जनाब कि राजा कदीर साहब नामी किसी शख्स को मैं नहीं जानता था उस वक़्त तक, जब तक कि एयरपोर्ट से लेके 20 बागला तक इनका एक ऐसा पावर शो जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिसमें 500 से ज़्यादा गाड़ियों का जुलूस आया और हमारे वो नौजवान लीडरशिप PTI की बिलखसूस जो ये कहते हैं कि 25-25 साल से वो सियासत में, उन्होंने जिस वालियाना अंदाज से इनको रिसीव किया, इनकी काली गाड़ी को सुर्ख पत्तियों से निछावर करके भर दिया, तो मैंने पता करना शुरू किया कि राजा कदीर है कौन। तो मुझे ये पता चला कि राजा कदीर नामी हमारे 20 बागला के नारमा बरादरी की एक ऐसी शख्सियत हैं जो पानियर हैं PTI के, और जिन्होंने PTI को आज़ाद कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जो ज़िला बाग के यहाँ पे इब्तदाई चंद एक लोगों में से एक हैं, जो कनाडा में अपना रोज़गार करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को ये उनको पेट पालते हैं उनका, और आवाम की खिदमत करना इनका जज्बा है। तो मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ। और टेक्निकली अगर आप देखें तो 20 बागला के मुकाम पे जब हमने अपने कायदे कश्मीर को 14 अगस्त को लाया था, तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ तादाद कम थी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि उसके 10 दिन के बाद जब ये तनहा खुद आए तो इनकी तादाद उससे दुगना थी। तो जब एक आदमी जो है लोगों की खिदमत करना चाहता है, एक आदमी का माजी बेदाग है, एक आदमी PTI का इब्तदाई तौर पे सीनियर ट्रेन लोगों में है, और फिर उस आदमी की बारे में करप्शन का या किसी किस्म का और ऐसा दाग नहीं है, और वो आदमी साफ़गो है, वो आदमी सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ हमें किसी किस्म की कोई बोगस, उसके साथ किसी किस्म का हमें कोई जो है हसद, कोई इस तरह की खुद गर्जी, या हमें जो है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये पैगाम जाए कि हम हर सूरत कोई सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। दूसरी जो बात एक टेक्निकली में और ग्रुपिंग के हवाले से, मैं तो नहीं चाहता था कि कोई बात अभी कबल वक्त की जाए, जैसे कि आए रोज़ सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि कहते हैं जी आज 10वां कैंडिडेट हो गया, 20वां कैंडिडेट हो गया, PTI का 44वां कैंडिडेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिलखराश और बड़ी अफसोसनाक हैं जो हम हमारे लिए। तो मैं टेक्निकली अगर ये बात कहूँ कि राजा कदीर साहब के 20 बागला की रैली के मुकाम पे हमारे आधे से ज़्यादा कैंडिडेट उस दिन कम हो गए थे जिस दिन उन्होंने इनका इस्तकबाल किया, तो ये बात मेरी बेजान हो। बाकी जो बात अशरफ साहब आपकी है, वो कोई कोर कमेटी जो है हमारे PTI के किसी मंशूर में मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं है, और प्रोफेसर जलील साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, कर्नल नसीम साहब मरहूम व मगफूर से तल्लुक़ के अलावा मैं नहीं समझता कि जितने लोग इस वक्त जो है वहाँ मिले हैं उनका अपनी कोई वर्थ है या उनकी अपनी कोई वहाँ पे ओहदा है पार्टी का, या ये कि उनके पास कोई मैंडेट है। हमारा जो PTI है, PTI के अंदर कोई किसी किस्म की कोई शहनशाहियत नहीं है कि कोई एक फोत होगा तो उसका कोई भाई या उसका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई जो है वो जाके तो शहनशाह बन जाएगा। ये एक जमहूरी पार्टी है जिसमें जिसको मैंडेट होगा, जिस तरह राजा खुर्शीद साहब हैं, या अगर राजा कदीर साहब की तरह कोई सीनियर होगा, या जिसको कोई पार्टी की क़यादत किसी जगह ऑन करेगी, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है वो आपके सामने आएगा। तो ये कि वहाँ पे क्या बातें हुई इसका आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि असल में बात एजेंडा क्या था, और ना मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ये डिबेट करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि राजा कदीर साहब और इनके साथ जो हमारे इब्तदाई पार्टी के सीनियर लोग हैं, हम
इनके ऊपर ये बात रखते हैं कि इन्होंने किस से क्या काम लेना है। बरअसल सुल्तान महमूद चौधरी और PTI की जो मरकज़ी क़यादत है, उनको इस मौके पे मैं राजा कदीर साहब की इस प्लेटफार्म से ये फ़ायदा उठाते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के सबसे महफूज तरीन अगर कोई सीट है तो वस्ती हल्के की है। और वस्ती हल्के की बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ भी कहना पड़ेगा कि ये सीट सिर्फ उसी सूरत में महफूज है जब ये कोई नार्म बरादरी का कोई कैंडिडेट जो है उसको टिकट मिलेगा, खा वो कोई अलफ हो, बे हो, ते हो, ये हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि राजा कदीर साहब को अगर टिकट मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये या राजा खुर्शीद साहब के पास जो मैंडेट है तो ये सब के लिए बेहतर है। ये अलग बात है कि मैं अपनी सर्विसेज के एतबार से, बाग में यहाँ रहने के एतबार से और अपने इन लोगों के यहाँ पे कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझने की सर्विसेज के इस हक़ के पेश नज़र मैं खुद भी एज ए कैंडिडेट अपनी दरख्वास्त ज़रूर सबमिट करूँगा। लेकिन मैं इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं जो है इसके लिए कोई वीटो करूँगा या इसके लिए मैं किसी किस्म की कोई और ऐसी बात कर दूँगा कि जिससे खराबी पैदा हो। किसी किस्म की कोई अदम इत्तेहाद की बात, अदम इत्तेफाक की बात, खराबी की बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ ये कि मेरे ज़िम्मे नहीं लगेगी बल्कि राजा कदीर साहब जैसे साहब को अच्छे और बेहतरीन इंसान की तरफ मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये भी ऐसा नहीं करेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। सर मेरा एक आपसे सवाल है। ज़रूर जी। राजा साहब आपने अभी कौन से आप करें, आप बात करें। सर आपने अभी बोला कि PTI एक नजरियाती, हम सारे लोग नजरियाती हैं। दूसरे लफ्ज़ में आपने कह दिया कि कैंडिडेट और सिर्फ नाम बरादरी का, ये दोहराई नहीं है। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप गौर फरमाएँ तो मैंने ये कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर बरादरियों की सियासत, और मैं कतन बरादरियों की चीज़ का बिल्कुल गवाह है। लेकिन अब क्या करें कि नार्मल बरादरी से हट के हम सीट नहीं ले सकते, बदकिस्मती है। अच्छा जी, साहब आपसे एक सवाल है। सुना है कि कुछ लोग मुतर्रक है सैफुल्लाह न्याजी के पास कि जी जो PTI कश्मीर के सदर है बरअसल सुल्तान महमूद, उनमें दिगर अहदेदारों को फारग किया जाए, नए लोगों को लाया जाए, इस बारे में क्या कहें? देखिए जी, बारी साहब से तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बात भी होती है और मुलाकात भी हो जाती है। तो बारी साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि वो सैफुल्लाह न्याजी और इमरान खान आज़ाद कश्मीर की आज तक बिल्कुल एक प्लेटफार्म पे हैं और एक पेज पे, और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। सर इसमें एक सवाल भी चल रहा है कि पिछले दिनों जो पार्टी वाइडेशन हुई है इसमें सदर जो है डिस्ट्रिक्ट बाग इनको भी फारग किया जा रहा है, ये बात कहाँ तक है? देखिए जी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मेरा, ये असल में मेरा नॉलेज नहीं है ये क्या हो रहा है, ना ही मैं असल में इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज में जाता हूँ। सीधी बात है कि ये पार्टी की हाई कमान का मामला है और इनके दरमियान है, तो ये खुद ही बता सकती है हाई कमान की क्या सूरत आ रहा है। राय साहब मेरा आपसे एक सवाल है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की एक तारीख रही है कि वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उन्होंने उजागर किया, लेकिन 1-1.5 साल से वो मसला कश्मीर पे कोई बात नहीं कर रहे। क्या आपको पाकिस्तान की तरफ से उन पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असल में मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वो शख्स है जिसको सुप्रीम के न्यूयॉर्क जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी कि भाई साहब आप एक इलाके की आज़ादी की बात करते हैं तो मैं आपको अपनी सीट पे वेलकम करता हूँ। फिर वहाँ से उन्होंने वकला से खिताब किया था जो हम सब लोगों के लिए काबिल फख्र है और ये बड़े एजाज़ की बात है। दूसरी बात ये है जी कि भाई साहब गुज़श्ता 1.5-2 साल से खामोश है, लेकिन चूँकि ये प्लेटफॉर्म अभी इमरान खान साहब के हाथ में है, जितने ज़ोरदार तरीके से वो बात कर रहे हैं बारिश साहब उनके पीछे खड़े हैं, और ये सारी जो भी वहाँ से आवाज़ें निकल रही हैं ये बारिश साहब की वजह से ही है। आप तारफ ही करो, अपना तारफ करवा दें। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोले। ठीक। अच्छा, हाँ, इस बारे में बड़े बड़े ऐसे ख्याल हैं। देखें, आप याद रखें कि PTI एक नजरियाती पार्टी है, सियासी पार्टी है। कमर ज़मान साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं,
बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है बाग के अंदर भी। काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके क्रेडिट में जाती हैं जो हमें देना चाहिए। सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, तो अगर वो पार्टी में आते हैं तो हम उनको ज़रूर वेलकम कहेंगे, बल्कि हम हाँ उनको दावत हम भी देते हैं। और दूसरी बात चूँकि PTI एक नजरियाती जमात है, उसके लिए ये है कि कब्रस्तान को फिर हमारा सिपाही बन के खिलाना पड़ेगा हमारे पीछे नए आपने क्योंकि रफीजोर साहब ने कहा कि आइंदा दानो ब्रादरी से ही कोई बात की आपने। सवाल ये है कि सर लगता 4 साल से PTI का वाकई के अंदर कोई अपोजिशन नजर नहीं है। जिन्होंने 15,000 वोट दिए वो भी नजर नहीं आए, और जो बाकी जो बहुत सारे 18 जो उम्मीदवार है वो भी इस तरह नजर नहीं आए। सिर्फ कोई रैली होती है उसमें नजर आते हैं, तकरीर करते हैं, उसकी बात लगाई नहीं जाती। इसके बारे में आपकी क्या राय, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका वाकई के अंदर आपकी निकाल? अच्छा, रोशन जोर साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि जिस माशरे से मैं उठ के आया हूँ उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बरादरी नाम की कोई चीज़ नहीं है कि मेरे भाई हम बुरा ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे बाग के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है लेकिन वो कश्मीरी है और या शहरी है, उसके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं। बरादरी से बालातर होके मैंने पिछले दिनों एक बात भी की थी, शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, कि मैं ये जो एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं मैं इनके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बरादरीज़म के लिए है। मैं चाहता हूँ कि ये इलाकाई एतबार से होनी चाहिए एक, जिसमें जितने भी लोग बसते हैं चाहे वो किसी भी बरादरी के, उसका सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैं ये बरादरी आदमियों का बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन इस वक्त तो आपकी प्रेस में कोई नॉन मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। भाईजान मैंने मिसाल दी है, यानी इस हद तक मैंने मिसाल दी है कि बस्ती बाग के अंदर शहरी के हुकूक बराबर, ठीक है जी। सही। अच्छा राय साहब, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला किससे होगा? मतलब यहाँ वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, किससे आप समझते हैं कि आपका मेरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं या किससे होगा? मैं बताऊँ कि वैसे मेरी ख्वाहिश है कि कमर उस्मान साहब से हो, बाकी तो किसी को लेने नहीं मानता। अच्छा, मेरा रोशन जोर साहब से सवाल है। गुज़श्ता जो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने बड़े दावे से कहा था कि बहुत जल्द में जो PTI ज़िला के सदर हैं उनका जलील साहब और जो भी हैं इख्तिलाफ़ात हैं इनको बादशाह साहब के दरमियान दूर करवाने में जिस दिन मैंने चाहा ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी क्या उस पर आपने कोई प्रोग्रेस की है? क्या सूरत हाल है? पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर बात की जा रही हैं, तो लेटेस्ट स्टेटस क्या है इसका? सर बात यह है जी कि हफीज़ साहब का जो सवाल है ये बड़ा पॉजिटिव है, और यकीनन ये बात मैंने न सिर्फ कही थी बल्कि मैं इस बात पे कायम और दायम हूँ। अगर राजा कदीर साहब की गुफ्तगू को आपने गौर से सुना हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो परवेज़ हसन साहब की तरफ से इनके पास आया था तो इन्होंने ये कहा था कि ये शुरुआत है, अभी हमें अपनी अपनी जगह पे काम करने दें। हम बिल्कुल अब देखें ना, मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले कहा था, तो आज एक और बड़े फिगर के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये इस चीज़ की गमाजी है कि मैं बिल तरतीब उस पर बढ़ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने हमारे ग्रुप्स हैं, हम 4 महीने पहले इसी हाल में आपसे ये मैं वादा करता हूँ कि एक वाहिद PTI के कैंडिडेट के लिए हम यहाँ बैठे होंगे और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हमें अपनी अपनी दरखास्तें देने की भी ज़रूरत न पड़े इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी में एक छोटा और सवाल है ज़ेरी, जो अशरफ साहब ने किया है, जो जिक्र किया कि कोई टीम मिली, कोर कमेटी मिली जी, और जो हमारे इजराए हैं वो ये कहते हैं कि वो जो कमेटी मिली, टीम मिली, जो भी मिली, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की है या आपकी बाकी ज़ैली हैं, हरकाजात तहसीलों हैं, उनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट पेश की है पार्टी के ऑर्गेनाइजर को। उनको कहा है कि रिवाइव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। इसके बारे में आपको क्या? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि इस कमेटी जो कोर कमेटी है, मैंने कह दिया है कि इस तरह की कोई कोर कमेटी हमारी मौजूद नहीं है। और दूसरा, मैं चूँकि इसमें उन्होंने मेरे साथ या राजा कदीर साहब के साथ या यकीनन अगर वो जो PTI के सदर हैं ज़िला बाग के, उनसे बात नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन के अंदर है। और यकीनन जो हमारी जो बाड़ियाँ बनी हुई हैं उसमें यकीनन लोगों को अदम एतमाद है, उसको रिवाइव किया जाना चाहिए, उसको ठीक किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पे लोग
पार्टी के ज़रिए इंतज़ाम इस तरह के जो प्रोग्राम किया करें, इसमें कोई हज की बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम आपस में उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मुज़ाकरात। राजा साहब एक सवाल आपसे ये है जी फरमाइए। कि अभी सुना है कि तरावी साहब उनकी अगर कोई इताद के लिए कोई जिद्दोजहद हो रही है PTI या जमात वालों का, तो अगर वो टिकट लेके आ जाए PTI का, तो उस सूरत में क्या करें? अच्छा, ये बड़ी खास बात क्या है। वो नॉन मुस्लिम तो गिरे हुए हैं? फिर मैं एक बात आपको ये कही कि अगर कोई बंदा जो इस मुल्क में का शहरी हो और वो मेरी सर आपकी बात ही कर रही, तो अगर इवन नॉन मुस्लिम भी हो तो इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता आप तरावी साहब को उससे भी गिरा रहे हैं। तो ये सवाल बनता कैसे है? इसका मैं यूँ जवाब दूंगा। देखिए जी, हमारी क़यादत ने हमें वाज़ेह तौर पर बताया है कि हमारा किसी के साथ इताद नहीं होगा। ये बात भी है, सब नहीं। हाँ, आपने कहा कि हम इताद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हो गया तो नहीं होगा इंशाल्लाह।